कॉट इन द वेब। ये एक वेब सीरीज है जो अभी कुछ ही दिन में मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस सीरीज को करने का आइडिया मेरे पास में कहां से आया। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका नाम है हाउ टू गेट रिड ऑफ मोबाइल एडिक्शन। उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग मिल करके इस इंटरनेट की दुनिया को, सोशल मीडिया की दुनिया को और ज्यादा एडिक्टिव बनाते चले जा रहे हैं और किस तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। तो जब वो वीडियो अपलोड हुई मेरे चैनल पर तो नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने लिखा कि एक डॉक्यूमेंट्री है बाय द नेम ऑफ द सोशल डिलेमा, वो एग्जैक्टली वही बात कर रही है जो मैंने करी। तब तक मैंने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी थी, लेकिन फिर जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी तो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि एग्जैक्टली जो बातें मैंने कही थी अपनी उस वीडियो में, छोटी सी 7-8 मिनट की वीडियो थी, वही बात उस डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। और फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में एक वेब सीरीज बनाई जाए जिसमें कि एक्सपर्ट्स हों अलग अलग फील्ड से, जिनके साथ में मैं वन ऑन वन इंटरेक्ट करूं और सिर्फ प्रॉब्लम पे नहीं, हम सॉल्यूशन पे फोकस करें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर इस प्रॉब्लम को मुझे शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो वो ये है कि इंसान ने एक वेब बनाया जिसको इंटरनेट की दुनिया बोलते हैं और उसमें खुद इंसान ही फंस गया है। तो अगर आप एक एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में जहां पर कि आप डायरेक्टली इसका इंपैक्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर एक साइकेट्रिस्ट है, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट है, या फिर किसी भी तरह से आप वेल क्वालिफाइड हैं ये समझने में कि इस एडिक्शन का यंगस्टर्स की बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप हमको एक ईमेल भेज सकते हैं info@sandeepmaheshwari.com पर अलॉन्ग विद ऑल योर डिटेल्स। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर हमारे स्टूडियो में, जहां पर कि आप और मैं वन ऑन वन इंटरेक्ट करेंगे और डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो हम ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमारी इंटरेक्शन होंगी, जो भी डिस्कशन होंगी, उसको अपलोड किया जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये जो वेब सीरीज बनने वाली है इसका मोटिव ये नहीं होगा कि इस वेब से बाहर कैसे निकला जाए, बल्कि ये होगा कि इस वेब में रहते हुए ही हम किस तरीके से इसमें फंसे नहीं। तो अब आप लोग तैयार रहिए, जल्दी ही ये वेब सीरीज मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहां से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है।
तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। When we are all connected, तब भी हम किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और किसी के साथ हम डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। कोई हमें अच्छे से बात करता है तो हम उसके लिए एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है या कैसा भी है तो उसके साथ हम एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो सर, समटाइम्स आई गेट कंफ्यूज्ड कि व्हेन वी आर ऑल कनेक्टेड, व्हाई कांट वी बिहेव एंड बी द सेम विद एवरीबॉडी। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है एक रियलिटी, वो क्या है, चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। जैसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, वी आर ऑल मेड अप ऑफ दैट सेम एनर्जी, राइट। जो हमारे मटेरियल्स हैं वो सब सेम है, जिन मटेरियल्स के हम बने हैं, हमारी बॉडीज बनी है, दैट इज अ फैक्ट विच कांट बी क्वेश्चनड। एक है बिहेवियर जिसकी आप बात कर रहे हो। बिहेवियर में इट इज इंप्लाइड कि कोई दूसरा है, तो वहां पर क्या आ जाता है, वहां पे एक ट्रांजैक्शन आ जाती है। कोई बोलता नहीं है, बट एवरी रिलेशनशिप इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ गिव एंड टेक। ये हर रिलेशनशिप के कुछ अनसेड रूल्स होते हैं। इवन द रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, कि अगर कोई एक पर्सन है जो बदले में सामने वाले से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करे, लेकिन जब करने की बारी आए तो पीछे हट जाए, तो कहने के लिए तो वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो रिलेशन ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा ना। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये हमको सेंसिबली समझना होगा कि इस दुनिया में जो भी हमारा बिहेवियर होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गिव एंड टेक इक्वेशन। दैट्स मोर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया तो मैं बदले में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 100 रुपए की वैल्यू की कोई प्रोडक्ट या सर्विस मिली, तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, सबके बीच में। और फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने बोल दिया तो उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं है। फ्रेंड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक फ्रेंड होते हैं जो हमको पता है कि ये फ्रेंड है ही टाइम पास के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कि हमको पता है कि हम अपने काम से आए, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है या अपनी लाइफ से स्ट्रेस्ड आउट हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, साथ में लंच किया, डिनर किया, वो अपने घर, हम अपने घर। अब वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि वो हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहा, हमारी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा, तो हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप अलग है, वो फ्रेंड्स अलग है। वो ज्यादातर स्कूल कॉलेज में बन जाते हैं। जो स्कूल कॉलेज की जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, वहां पर एक इमोशनल एक अलग ही बॉन्ड होता है, क्योंकि हम साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद में जब लोगों का अपना माइंड एक लेवल पे डेवलप हो जाता है, तो रिलेशनशिप अलग अलग तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में किसी के साथ में काम कर रहे हैं, तो वो भी कहने के लिए फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका कलीग है। तो उसमें हमको मिक्स नहीं करना है कि वहां पे जाकर के हम अपने सारी बातें बता रहे हैं, फिर वो आगे बता रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। अरे वो एक अलग रिलेशनशिप है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप हमारी जिसके भी साथ में है, उसके क्या रूल्स हैं, वो सामने वाले को क्लियर नहीं भी है तो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो कभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में। वेरी क्लियर। तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर हमारा अलग अलग होना चाहिए। फंडामेंटली वी आर ऑल वन। मैं और किसी जंगल में कोई मानो सांप है जहरीला, या कोई बहुत ही प्यारा सा कोई बर्ड है, मान लो कोई ग्रीन कलर का एक पैरेट है बड़ा ही प्यारा सा, या कोई पपी है छोटा सा, कहने के लिए हम चारों एक हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर ऑल मेड अप ऑफ नेचर। लेकिन मैं कोबरा के साथ उस तरह से बिहेव नहीं करूंगा जिस तरह से मैं उस पपी के साथ में बिहेव करूंगा। राइट। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कहां पर कैसा रखना है। लोग भी कुछ कोबरा की तरह होते हैं, तो इसलिए मैंने इशारे में बात कही है, मैंने क्लियर नहीं बोली है ना। कुछ होते हैं जहरीले होते हैं, तो उनसे थोड़ा उसी तरह से बिहेव करना पड़ेगा। अब आप कहोगे नहीं वी आर वन, तो वो तो उसका तो काम ही वही है, मतलब वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही आपके लिए। उसका तो नेचर बेसिकली सामने वाले के नेचर के हिसाब से हमें अपने आपको राइट। हाँ, देखना पड़ेगा कि वो जो रिलेशनशिप है उसकी क्या इक्वेशन है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या बहुत जल्दी अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। आराम से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बोलना चाहिए।
फिर कुछ सामने वाले को कमिट करना चाहिए। आइडली अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट मस्ट बी द गोल्डन रूल ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ एनी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप नहीं होती, एक ट्रांजैक्शन होती है। तो कम बोल के ज्यादा डिलीवर कर दो तो वो रिलेशनशिप अच्छी चल जाएगी। ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहां पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए, वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते। बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है, जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी
जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए।